हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में, वो भी मानचित्र के माध्यम से। यानी कि आपकी परीक्षा में मानचित्र पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे किस तरह से पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से रिलेट करके, उसे हम इस प्रोग्राम में समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे उस प्रश्न से जो कि हमने पिछले सप्ताह आपको अभ्यास के लिए दिया था, यानी कि हमारा अभ्यास प्रश्न। डेरियन गैप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन थे, जिसमें कि पहला है कि यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच एक भौगोलिक क्षेत्र है। फिर उसके बाद दूसरा है दुर्गम भू आकृति के कारण इस क्षेत्र में परिवहन का अत्यंत सीमित विकास दिखता है। फिर उसके बाद है पैन अमेरिकन हाईवे, जो अमेरिकी महाद्वीप के अधिकांश देशों को जोड़ता है, इस क्षेत्र से गुजरता है। और चौथा है कि इस क्षेत्र की दुर्गमता मुख्यतः अत्यधिक वर्षा एवं संबंधित कारणों से है। अब इन चार विकल्पों में से आपको क्या बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सीधी सीधी बात कि कौन सा कथन गलत है। तो चलिए सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं, जहां पर एक बात आ रही है डेरियन गैप की, कि वो डेरियन गैप आखिरकार कहां पर है। दरअसल आप देखें, अगर ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, उसके बीच में एक जगह है, यह जगह है। और इसी को हम थोड़ा और बड़ा करके देखें तो यह वो जगह है जिसमें आप देखें तो ये दो बिंदुओं के बीच की जगह जो खाली है, यही है डेरियन गैप। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऊपर ये एक लाइन और एक ही नीचे लाइन जा रही, ये क्या है। और आप दरअसल यह जो देखें, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसे पैन अमेरिकन हाईवे कहा जाता है। और यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों जगह पर मिलता दिखाई देता है। एक तरफ से शुरू होता है, बीच में गैप आता है और उसके बाद फिर नीचे यह अर्जेंटीना तक जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यह जो गैप है वही गैप है जिसका नाम हम कह रहे हैं बार बार डेरियन गैप। तो आखिर यह डेरियन गैप में गैप क्यों है? क्योंकि इस डेरियन गैप में हम देखें तो यहां पर आपको देख रहे होंगे हरे रंग से, यह वह क्षेत्र है जो कि वृक्ष तो यहां पे हैं पर्याप्त मात्रा में, उसकी बात नहीं है। बात है कि यह अत्यंत दुर्गम है, यहां पर दलदल है, यहां पर मानव आबादी एक भी नहीं है, शून्य है। दुर्गम इलाका है, मानव आबादी एक भी नहीं है, यहां पर दलदल है, पेड़ है, यहां पर किसी भी तरह की सड़क नहीं बनी हुई है। तो यह जो पैन अमेरिका हाईवे है, तो आप देखिए तो एक तरफ से यह अलास्का के पास से शुरू होता हुआ नीचे तक आता है पनामा तक, और पनामा के बाद फिर कोलंबिया और पनामा में बीच में ही, मतलब कुछ क्षेत्र डेरियन गैप का कोलंबिया में है और कुछ क्षेत्र पनामा में है। आप देख लीजिए यहां पर यह अंतरराष्ट्रीय सीमा है, और इस सीमा के इस तरफ यह जो क्षेत्र है यह कोलंबिया का है, और इस सीमा के इस तरफ का यह क्षेत्र जो है यह पनामा का है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही देशों में डेरियन गैप मौजूद है, और दोनों ही देशों में डेरियन गैप मौजूद है मतलब कि इस क्षेत्र में दोनों ही देशों की तरफ से सड़क नहीं बनाई गई है, यानी कि पैन अमेरिकन हाईवे का आगे तक नहीं बढ़ाया गया है। अब चलिए एक बार फिर से हम सवाल की तरफ देखते हैं। यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच का एक भौगोलिक क्षेत्र है, बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही दिखाई देता है। फिर दूसरा देखिए, दुर्गम भू आकृति के कारण क्षेत्र में परिवहन का अत्यंत सीमित विकास दिखता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे अत्यंत सीमित विकास दिखता है। मैंने क्या कहा था कि उस क्षेत्र में दलदली क्षेत्र है, वहां पे लोग नहीं रहते और पैन अमेरिकन हाईवे तो नहीं है। आने जाने के लिए अगर रास्ता बना भी होगा तो वह हाईवे नहीं है। अभी आगे के स्टेटमेंट में देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमें कुछ और मिलता है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। तीसरे पे आते हैं, पैन अमेरिकन हाईवे जो अमेरिकी महाद्वीप के अधिकांश देशों को जोड़ता है, इस क्षेत्र से गुजरता है। और अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि उस क्षेत्र में पैन अमेरिकन हाईवे नहीं है। ये स्टेटमेंट तो सीधे सीधे गलत है। अब चौथा देखिए कि इस क्षेत्र की दुर्गमता मुख्यतः अत्यधिक वर्षा एवं संबंधित कारणों से है। यह बात भी सही है, यह क्षेत्र जो है दलदली क्षेत्र है, यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है और उसी से संबंधित कारण से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दुर्गम क्षेत्र है। तो यह स्टेटमेंट सही है। और अत्यंत सीमित विकास जो परिवहन की बात कही गई, यह भी आंशिक रूप से सही दिखाई देता है। तो गलत सीधे सीधे जो है वह हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो गया, सी। अब चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल आज का। पहले सवाल में हमने आपसे पूछा है कि सबसे पहले खबर देखिए क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इटली के बीच प्रवासन एवं आवाजाही समझौते को पूर्ण व्यापी मंजूरी दे दी है। इस वजह से चलिए इटली को हम थोड़ा करीब से जानते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलराशि इटली के तट को स्पर्श नहीं करती है। आपके सामने जो ऑप्शन है, टिरेनियन सागर है, आयोनियन सागर है, एड्रियाटिक सागर है और अकाबा की खाड़ी है। अब चलिए एक एक करके देखते हैं।
अब ये आप देखिए इटली का प्रायद्वीप, कौन कौन से जगह आपको दिखाई देती है? यहाँ पे देखिए टेरेनियन सागर है, यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, यहाँ पर आयोनियन सी है, ये तीन आपको दिख गए। अकाबा की खाड़ी आपको नहीं दिखेगी। अकाबा की खाड़ी आपको इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। और आप देखिए यह जो क्षेत्र है यहाँ पर सिनाई प्रायद्वीप है और मिस्र का, और सिनाई प्रायद्वीप के बगल में इधर जो है वह सऊदी अरेबिया है, और इन दोनों के बीच में, सऊदी अरब और सिनाई प्रायद्वीप के बीच में ही है अकाबा की खाड़ी। और इस अकाबा की खाड़ी में सिर्फ ये दोनों देशों की सीमा नहीं दिखाई देती है, बल्कि आप थोड़ी सी मात्रा में इजराइल और जॉर्डन की भी सीमा को देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी दूर है, वहां इटली से इसका कोई हिस्सा दिखाई नहीं देता है इटली के पास में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में हम खबर देखते हैं। पहले क्या है कि हाल के समय में लाल सागर व्यापार मार्ग में जहाजों पर हाल के हमलों और पनामा नहर में चल रही सूखे की समस्या ने वैश्विक व्यापार व्यवधानों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब देखिए इसी से संबंधित एक सवाल है, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। निम्नलिखित झीलों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। तिमशाह झील, फिर है बिटर झील, फिर है गाटुन झील। अब ये पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से स्वेज नहर से संबंधित है। तो अब हम देखते हैं स्वेज नहर को, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वहां पर ये कौन कौन सी झील हैं या कौन कौन सी नहीं हैं। तो सवाल के ऑप्शन में है केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और दो और तीन। अब चलिए देखते हैं। स्वेज नहर की बात करें तो स्वेज नहर के बनने से एक फायदा क्या हुआ कि कई हजार किलोमीटर की दूरी कम हो गई। एशिया को यूरोप से जुड़ना आसान हो गया। अगर सिंगापुर का उदाहरण लें तो सिंगापुर से पहले यूरोप अगर जाना, रॉटरडैम जाना होता था तो 36 दिन लगते थे, और उसी स्वेज नहर की आने की वजह से आप देखिए कितने दिन लगते हैं, 26 दिन लगते हैं। तो लगभग 10 या 10 से ज्यादा दिनों का फायदा यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई देता है। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत से देखिए दूरी और कम हो जाएगी, क्योंकि भारत यहाँ पर है, सिंगापुर काफी आगे है। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्वेज कैनाल काफी महत्वपूर्ण है, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जितना भी व्यापार होता है उसका 12% व्यापार इस क्षेत्र के माध्यम से होता है, स्वेज कैनाल के माध्यम से। इस वजह से काफी महत्वपूर्ण है और काफी चर्चा में है। तो अब चलिए हम देखते हैं इन झीलों के बारे में। थोड़ा सा स्वेज कैनाल को आप पास में देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्वेज कैनाल जो है, स्वेज नहर है, वह किस देश के अंतर्गत आती है? तो हम कहेंगे इजिप्ट के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे आप देखिए तो इस जगह पे एक है बंदरगाह स्वेज और एक है पोर्ट सईद, यानी कि सईद बंदरगाह। अब इन दोनों के बीच में ही हमारा स्वेज कैनाल है, यहां से लेके यहां तक का क्षेत्र में, और इसी बीच में हमें कुछ लेक दिखाई देंगे। अब जरा पास से देखते हैं तो यहां देखिए, यहां से लेके आप यहां तक के क्षेत्र में देखेंगे तो आपको कौन कौन सी लेक दिखाई देती है। यहां पर कौन सा सागर है? मेडिटेरियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लाल सागर है। तो यहाँ पे मेडिटेरियन सी और नीचे गल्फ ऑफ स्वेज, और उसके नीचे मतलब यह गल्फ ऑफ स्वेज किसका हिस्सा है? लाल सागर का हिस्सा है। तो अब देखिए लेक तिमसाह, फिर उसके बाद ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। दरअसल ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक को मिलाकर ही कभी कभी बिटर लेक कह दिया जाता है, अलग से नहीं बोला जाता ग्रेट या लिटिल। तो अगर हम इसको एक साथ भी लेके बोलें तो यह बिटर लेक एक हो गया और दूसरा हो गया लेक तिमसाह। अब सवाल आता है कि तीसरा लेक जो था ऑप्शन में, कौन सा लेक था? तीसरा लेक आपके सामने विकल्प में मौजूद था, वह था गाटुन झील, यानी कि गाटुन लेक। वो यहाँ पे नहीं दिखता है। तो फिलहाल हमें जो सवाल के जवाब में आना था कि स्वेज नहर से संबंधित कौन से हैं, तो पहला और दूसरा है, यानी कि ऑप्शन हो गया बी। अब एक बार जरा फिर से देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इसी बिटर लेक को दो नाम से अलग अलग जाना जाता है, अलग अलग कर दिया जाए तो ग्रेट बिटर लेक ये हिस्सा हो गया और लिटिल बिटर लेक ये वाला हिस्सा हो गया। अब दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक बार सवाल आया था यूपीएससी में जिसमें कि इन्हें क्रम से बताना था कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ने पर कौन सा पहले पड़ेगा फिर कौन सा बाद में। तो लेक तिमसाह, फिर ग्रेट बिटर लेक, फिर लिटिल बिटर लेक। ठीक है, अब बात आती है हमारा जो चौथा गाटुन झील था वह कहां पर है। अब हम बात करेंगे उसके लिए पनामा नहर की। तो इस नहर की बात होगी, पनामा नहर की बात करते हैं। अब देखिए अमेरिका में किसी व्यक्ति को जहाज लेकर न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना था, तो पहले उसको क्या करना पड़ता था? यह उत्तरी अमेरिका का देश है और इसे पूरा चक्कर लगाना पड़ता था दक्षिणी अमेरिका
के बाहर से होते हुए घूम के फिर यह पहुंचता था सैन फ्रांसिस्को। लेकिन अब आप देखें तो पनामा नहर बन जाने की वजह से वह दूरी यहां से तय होती है। और पनामा नहर कहां पे है? पनामा में है। अभी पनामा की बात हमने की थी डेरियन गैप के मामले में। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहीं पर है गाटुन झील। किस प्रकार से है इसको समझते हैं। लेकिन आप देखिए दूरी कितनी कम हुई। पहले जहां पर 13,100 नॉटिकल माइल्स लगता था, कहां से? न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को में। अब नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या है? 1.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो किलोमीटर आ जाएगा। अब यहां पर वही चीज देखिए तो 5,200 नॉटिकल माइल्स लग रहा है। एक पूरे महाद्वीप का जो एक्स्ट्रा चक्कर लग रहा था उससे हम बच गए। अब बात आती है थोड़ा सा पास में जान लेते हैं गाटुन झील के बारे में। तो पनामा में देखिए यहां पर है पनामा नहर। अब पनामा नहर में ये क्षेत्र जो आप देखेंगे ये है गाटुन झील। अब इसको जरा पास में देखते हैं तो यह वो क्षेत्र है जिसको मुख्य रूप से गाटुन झील कहा जाता है। और इसका कुछ हिस्सा यहाँ पीछे की तरफ यह जो है यह बनाया गया है और यह हिस्सा आगे का थोड़ा सा बनाया गया है और बीच का यह जो हिस्सा है यह प्राकृतिक रूप से मौजूद था। इसे गाटुन लेक बोलते हैं। तो यह आपको बात पता रहेगी और इसी वजह से यहां पर पनामा नहर बनाना आसान हुआ क्योंकि यह लेक यहां पर मौजूद था। अब यहां पे बात आती है कि आपको ये पनामा नहर के बारे में पता चल गया है और सुएज नहर के बारे में और वहां पर मौजूद झीलों के बारे में। अब अगले सवाल में हम देखते हैं सबसे पहले खबर क्या है कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया है। याद रखिएगा पहली बार रुपए में भुगतान किसके साथ किसके लिए किया है? यूएई से किया है। और किस चीज के लिए किया गया है? तो कच्चे तेल की खरीद के लिए। तो भारतीय मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये तो अलग मामला है, इस पर हम अलग से जिक्र किसी और प्रोग्राम में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब बात आती है थोड़ी सी नक्शे को समझ लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कितने देश फारस की खाड़ी के साथ अपनी तट रेखा साझा करते हैं? ऑप्शन में देखिए कौन कौन से हैं। यमन है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है और जॉर्डन है और सीरिया है। इस आधार पर बताना है कि कितने इसमें से फारस की खाड़ी के साथ लगे हुए हैं। तो केवल 2 देश, केवल 3 देश, केवल 4 देश या केवल 5 देश? चलिए देखते हैं फारस की खाड़ी कहां पर है। अब आप देखिए तो यहां पर पर्शियन गल्फ लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं फारस की खाड़ी। अब फारस की खाड़ी यहां पे है और कुछ देश को दिखाऊंगा मैं आपको जो यहां पर इस क्षेत्र के आसपास तो कहीं पे नहीं मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए एक तो सीरिया है, काफी दूर है। एक जॉर्डन है, काफी दूर है। उसके अलावा देखिए एक यमन है, यह भी काफी दूर है। तो सीरिया, जॉर्डन और यमन ये तो नहीं हो सकते हैं। कहां कहां पे है? देखिए यमन, जॉर्डन और सीरिया। अब ये तो हमारे विकल्प से सीधे सीधे हट चुके हैं। अब यूएई, ओमान और सऊदी अरब। अब आप देखिए अब सबसे पहले आपको यहां पे दिखाई देगा यूएई और यह पर्शियन गल्फ से लगा हुआ दिखाई देता है। फिर उसके बाद सऊदी अरब को देखिए, यह भी लगा हुआ दिखाई देता है। अब एक और देश बच गया, देश का नाम क्या है? फिर से देखिए जरा, नाम बच गया ओमान। आप देखिए सवाल में यहां पर आपको ओमान दिखाई दे रहा है। ओमान अरेबियन सी के पास में है, गल्फ ऑफ ओमान यहां पर है और पर्शियन गल्फ यहां पर है। तो फिर कैसे आएगा? क्योंकि ओमान का एक हिस्सा आप देखिए यहां पर छोटा सा मौजूद है। तो यह किससे जुड़ा हुआ है? पर्शियन गल्फ से जुड़ा हुआ है। तो ओमान को भी हम शामिल करेंगे। तो हमारा सही उत्तर हो गया कि जिसमें 3 और ओमामा 2, 3 और 6 यानी कि कुल कितने हो गए? 3 हो गए जो कि पर्शियन गल्फ के साथ अपनी तट रेखा साझा करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा केवल 3 देश यानी कि बी। अब देखते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है, भारत के विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय बैठक के लिए रूस का दौरा किया जहां दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा व दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स पदार्थों व चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब कौन कौन से रूस के प्रमुख क्षेत्र हैं और कहां कहां पर उनकी उपस्थिति है उसको जरा हम समझते हैं सवाल के माध्यम से। निम्नलिखित शहरों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व की तरफ हमें अगर समझना है नक्शे में देशों को या देश के अंदर मौजूद स्थानों को, तो हमें देशांतर पर ध्यान देना होगा। और अगर हमें उत्तर से दक्षिण की तरफ ध्यान देना है तो हमें अक्षांश पर ध्यान देना होगा। अक्षांश रेखाओं की जगह हम यहाँ पर देशांश रेखाओं की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं? इरकुत्स्क, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक। इसी के हिसाब से हमें क्रम सजाना है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो चलिए नक्शे पे देखते हैं।
अब मैंने जो आपसे बात कही थी, हमें कौन सी रेखाओं को देखना होगा, देशांतर रेखाओं को देखना होगा। अब आप देखिए यहां पर 20 से 60 के बीच का जो क्षेत्र है 40 वाला है। अब आप देखेंगे तो 40 वाला क्षेत्र जो है यहां कहीं पे आएगा, यहां पे है मॉस्को, और उसके पहले ही 30 के आसपास के क्षेत्र में आप देखेंगे तो सेंट पीटर्सबर्ग आ जाएगा। तो सबसे पहले पश्चिम में कौन आया, सेंट पीटर्सबर्ग आया, फिर मॉस्को आया, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इरकुत्स्क आता है, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो व्लादिवोस्तोक आता है। तो अब आप देखिए पहले नंबर पे कौन सा आया, सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि तीसरा, फिर कौन सा आया, मॉस्को यानी कि दूसरा, फिर कौन सा है, इरकुत्स्क यानी कि पहला, फिर कौन सा है, व्लादिवोस्तोक, यह कौन सा था, चौथा। तो 3 2 1 4 कहां पे है, बी में है, 3 2 1 4। अब यहां पे आपने लगभग 4 में से 3 नाम तो जरूर सुने होंगे, एक नाम शायद ना सुना हो, इरकुत्स्क। चलिए इसको जरा एक बार देखते हैं। इरकुत्स्क जो है इस नक्शे पर यहां पर मौजूद है। अब यहां पर जहां पर यह शहर है, यहां पर देखिए एक झील है, ये मैंने गोला लगा दिया, और यह जो झील है इस झील का नाम है बैकाल झील, और दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बैकाल झील। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के पास में इरकुत्स्क है, और इरकुत्स्क जो है रूस में एक प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र है, यानी कि सांस्कृतिक शहर है, सांस्कृतिक जो जानकारी देने वाला शहर है रूस का, उनमें से सबसे प्रमुख शहर है इरकुत्स्क। अब चलिए देखते हैं अगला। हाल ही में वैज्ञानिकों ने समुद्र तल से ऊपर उठी हुई जलमग्न पर्वत श्रेणी की खोज की है। यह पर्वत श्रेणी अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट के नीचे छिपी हुई मिलती है। यह जलमग्न पर्वत श्रेणी आई कहां से, यह जो है यह ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से आई है। लेकिन यहाँ पे एक नाम आता है अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट, इसके माध्यम से सवाल क्या बन सकता है, मानचित्र पर आधारित, ये चलिए देख लेते हैं। अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह जलधारा अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर प्रवाहित होती है। दूसरा है, यह जलधारा पृथ्वी के सभी देशांतरों को पार करती है। और तीसरा है, यह एक ठंडी जलधारा है। अब आप यहाँ पे देखें कि उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। अब इसमें हमें ध्यान देना होगा, केवल एक, केवल दो कथन, केवल सभी 3 कथन, या तो कोई भी नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले समझना होगा अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट के बारे में। अगर हम पूरे ग्लोब को एक नक्शे की तरह बना के यानी कि फ्लैट करके देखें तो इस तरह से पूरा ग्लोब दिखाई देगा। अब यह जो है अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट है, आप देखिए यहां पर आपको नाम लिखा वो दिख रहा होगा, यहां पर भी दिख रहा है। तो यह कहां पर है, आप देखिए 60 डिग्री अक्षांश के पास में ही आपको दिखाई देगा, यहां भी 60 डिग्री अक्षांश के पास में। और यह दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी का, यहां पर उत्तरी ध्रुव है, उसी के पास में है, 60 डिग्री अक्षांश के पास में है। अब बात आती है स्टेटमेंट को देखने की। पहला स्टेटमेंट देखिए, यह जलधारा अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर प्रवाहित होती है। अब चलिए फिर से यहाँ पे हम देखते हैं। हमने शुरू से देखा एक तरफ से लेके आगे की तरफ, इस तरफ तक पूर्व की तरफ बढ़ रही है। पूर्व की तरफ क्यों बढ़ रही है, उसके पीछे एक वजह है। आप देखिए इसका डायरेक्शन किस तरफ है, आगे की तरफ है। इसका डायरेक्शन आगे की तरफ क्यों है, क्योंकि जो हवा चल रही है यहाँ पे पछुआ पवन चल रही है। यहाँ पे देखिए 30 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पे 60 है, और जो हवाएं चल रही हैं देखिए इस तरह से चल रही हैं। ये किस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर जो जलधारा है वह आगे की तरफ यानी पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट भी आगे की तरफ बढ़ रही है, और यह जो करंट होगी किस तरह की होगी, गर्म होगी या ठंडी, क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव की तरफ है, पास में है, 60 डिग्री के पास में है, तो यह ठंडी होगी। अब बात आती है, हम पहले स्टेटमेंट की ओर प्रवाहित देखते हैं कि यह जलधारा अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों प्रवाहित होती। देखिए मैप में तो हमें दिख रहा है एक तरफ से शुरू हुई और एक तरफ यहां तक जाती हुई पूरी दिखाई दे रही है, लेकिन अब इसको वापस से ग्लोब बनाइए। अब ग्लोब बना के दक्षिणी ध्रुव को, जो पूरा दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी का, उसको टॉप व्यू से देखते हैं यानी कि ऊपर से देखते हैं, तो वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यह दक्षिणी ध्रुव है और हमने उसके ऊपर से उसे देखा तो ऐसा दिखाई दिया। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, हमने कहा था 60 डिग्री अक्षांश के पास में सरकमपोलर करंट दिखेगा। तो आप देखिए वह किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। दरअसल यह गोल गोल घूमता हुआ हमें दिख रहा है। अगर वह इस तरह से घूम रहा है तो देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट, यह अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों प्रवाहित होती है, तो बिल्कुल होती है चारों ओर प्रवाहित।
और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, यह जलधारा पृथ्वी के सभी देशांतरों को पार करती है। तो आप सोचिए कि जब मैंने आपसे टॉप व्यू में दिखाया और यह चारों प्रवाहित हो रही है और आप देखिए ये देशांतर ही हैं, ये सारी की सारी ये जो जा रही हैं, तो क्या ऐसा नहीं कि सबसे प्रवाहित होते हुए जा रही है, बिल्कुल सबसे हो रही है। अगर ये चारों तरफ घूम रही है तो सारी देशांतर रेखाओं को क्रॉस करते हुए ही आगे जा रही है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, यह एक ठंडी जलधारा है, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही अगर सही हैं तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन सी, यानी कि सभी तीनों कथन यहां पर सही हैं। अब चलिए देखते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, और उसके पहले उसकी खबर क्या है चर्चा में, तो वो ये है कि कैबिनेट ने प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के बीच एक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। अब सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा मलेशिया से गुजरती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, मलेशिया के कुछ क्षेत्र विषुवतीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल हैं। अब आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही नहीं है। ये नहीं पूछा है कि सही है, कौन से कथन सही नहीं है, यानी कि कौन से कथन गलत हैं। चलिए देखते हैं। विषुवत रेखा मलेशिया से गुजरती है और मलेशिया कुछ क्षेत्र विषुवतीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं, क्या विषुवत रेखा विषुवत रेखा से गुजरती है? कौन सी? मलेशिया से गुजरती है विषुवत रेखा। चलिए नक्शे में देखिए। अब मलेशिया जो है मुख्य रूप से देखिए यहां पर आपको दिखाई देगा, और उसका मलेशिया का ही बोर्नियो जो है वह यहां पर आपको दिखाई देगा, और विषुवत रेखा ये जाती हुई दिख रही है। तो दरअसल जो विषुवत रेखा है वह मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है। जो मलेशिया है वह 1 डिग्री अक्षांश के बाद ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 से 6-7 डिग्री तक देखने को मिलेगा। देखिए 10 तो यहां पर है और यहां पर ये 6-7 के आसपास की स्थिति यहां पे आपको दिखाई देगी। तो यह जो है विषुवत रेखा इससे नहीं गुजरती है, थोड़ा सा 1 डिग्री के आसपास का क्षेत्र रह जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पर यही पूछा कितने कथन सही नहीं है, तो पहला तो सही नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, मलेशिया के कुछ क्षेत्र विषुवतीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल हैं। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि विषुवतीय जलवायु प्रदेश क्या है ये हमें पता हो। तो विषुवतीय जलवायु प्रदेश क्या है? विषुवत रेखा के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का जो क्षेत्र होता है वह क्या होता है? वह होता है विषुवतीय जलवायु प्रदेश। अब यहां पर नक्शे में देखिए, अभी हमने क्या बात की थी, यह 1 से 6-7 डिग्री के आसपास है। 1 से 10 का क्षेत्र जो है वो यहां तक आता है, यानी कि 0 से 10 का क्षेत्र उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ ये आता है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है यह क्या है? विषुवतीय जलवायु प्रदेश है और मलेशिया इसमें आता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा सही है और पहला हमारा गलत है। और कितने कथन, कौन से कथन सही नहीं है? तो केवल एक यहां पर सही नहीं है। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। इसको हमें जानना है ब्रिक्स के माध्यम से। ब्रिक्स के बारे में अगर आपको अपडेट पता है तो इसका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। हाल ही में ब्रिक्स की सदस्यता का विस्तार करते हुए 5 नए देश इसमें शामिल किए गए। वहीं अर्जेंटीना आखिरी वक्त पर इससे पीछे हट गया। दरअसल 6 देशों के लिए सहमति बनी थी कि नए साल से ये 6 देश ब्रिक्स के सदस्य हो जाएंगे, यानी कि वर्तमान में ब्रिक्स के सदस्य कितने हैं? 5 हैं, और जो नए 6 सदस्य हो जाएंगे तो 5 + 6 यानी कि 11 सदस्य हो जाएंगे। लेकिन आखिरी मूवमेंट पर नया साल जैसे शुरू हुआ तो उसके पहले अर्जेंटीना ने अपने आप को इससे पीछे खींच लिया, वह ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना। तो इसके बाद अब सवाल आता है कि वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप से ब्रिक्स समूह में कुल कितने देश शामिल हैं? कुल कितने देश शामिल हैं, मतलब कि जो पहले थे और जो अभी शामिल हुए हैं उनको मिलाकर हमें कुल बताना है। तो 2, 3, 4 या 5। चलिए एक बार जरा पास से देख लेते हैं। अब यहां पे जो आप पूरे वर्ल्ड मैप में कलर देख रहे हैं, एक तो यहां पर आपको ग्रीन कलर और एक यहां पे ब्लू कलर दिख रहा है। तो जो ब्लू है वह पहले से शामिल था, जो ग्रीन है वह बाद में आया। एक देश है अर्जेंटीना जिसने अपने आप को वापस ले लिया था ब्रिक्स से, वो यहां पर है, तो इसको आप काउंट मत करिएगा। तो बचते हैं 5 जो नए शामिल हुए और 5 जो पहले थे। जो नए शामिल हुए हैं उस पर बात कर लेते हैं और अफ्रीका की तरफ ध्यान दे लेते हैं तो हमें जवाब मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर जो 5 नए शामिल हुए हैं उसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात। अब यहां पे देखिए ये क्या है? ये इजिप्ट है। इजिप्ट का मतलब क्या हो गया? मिस्र हो गया। यहां पर क्या है? इथियोपिया है। यहां पर क्या है? साउथ अफ्रीका है। 1, 2, 3 ये दक्षिण
सॉरी, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें कितने देश हो गए? 3 देश हो गए, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया और इजिप्ट, 2 नए और एक पहले से। अब देखिए तो 2 नए यहां पे आ गए, तो 3 नए और कहां पे आए हैं? वो एशिया में चल के देखिए, तो आपको सऊदी अरब दिखेगा, फिर यूएई दिखेगा, और उसके अलावा एक और दिखेगा, ईरान दिखेगा। यह ईरान है, यहाँ पर यूएई है, और यहाँ पे सऊदी अरब है। तो 5 देश यहाँ पे हो गए। लेकिन सवाल क्या था कि अफ्रीका में कितने देश हैं? तो 3 है। हमें उत्तर यहीं पे मिल चुका है कि अफ्रीका में कुल देशों की संख्या कितनी हो गई? ब्रिक्स के 3 देश हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में जापान के मध्य क्षेत्र में रिएक्टर स्केल पर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। तो अब थोड़ी सी जापान के बारे में समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? मुख्य रूप से 5 द्वीप हैं, देखते हैं। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और एक है ओकिनावा, और कुल मिला के 5 हैं। यहाँ पर ऑप्शन में 4 मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे पूछ रहा है सबसे बड़ा द्वीप जापान का कौन सा है? चलिए नक्शे पे देखते हैं। अब यह जो जापान पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा क्षेत्र आपको दिखाई देगा मध्य जापान का, और मध्य जापान का यह जो द्वीप है इसका नाम है होन्शु। फिर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो आपको यह दिखाई देगा, इसका नाम क्या है? होकाइडो। फिर तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो उसको आपको दिखाई देगा क्यूशु, और उसके बाद शिकोकू। तो पहला होन्शु, दूसरा होकाइडो, तीसरा क्यूशु और चौथा शिकोकू। शिकोकू और क्यूशु यहां पर है, देखिए ये चौथा है और ये तीसरा है। अब यहां पे एक और है ओकिनावा, चीन के पास में है। तो कुल मिला के कितने हैं? 5। सबसे बड़ा कौन सा है? होन्शु। ठीक है, स्पष्ट है। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। इस बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं इंडेप्थ प्रोग्राम में कि हिम तेंदुए के बारे में हमने आपको पर्याप्त जानकारी दी है। और कौन सा देश है? किर्गिस्तान ने क्या बोला है? राष्ट्रीय प्रतीक। अब आपको देखिए सवाल बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से देश किर्गिस्तान के पड़ोसी देश हैं। तो किर्गिस्तान की स्थिति अगर आपको पता रहेगी तो पड़ोसी देशों की भी पता रहेगी ही। 4 देशों का नाम दिया गया है, रूस, चीन, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। आपको क्या बताना है? उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? चलिए देखते हैं। यानी कि सही कथन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ कहने का मतलब ये है कि कौन से देश हैं, तो कितने देश हैं हमें ये बताना है। तो चलिए रूस, चीन, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन सब को हम जानने की कोशिश करते हैं किर्गिस्तान के संदर्भ में। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो मिडिल एशिया का क्षेत्र है, मध्य एशिया का क्षेत्र है, वहां पे स्तान नाम का एक ही देश है जिसका नाम है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो रूस से लगा हुआ है। उसके अलावा और कोई देश नहीं है उसके नीचे मिडिल एशिया का स्तान वाला देश जो कि रूस से लगा हुआ है। अब सवाल में आप देखिए, सवाल क्या है? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में स्थान लगा है, देखिए तो यह स्थान वाला जो देश है किर्गिस्तान वह यहां पर है। अब आप खुद समझ गए होंगे कि किर्गिस्तान जो है रूस के साथ तो नहीं लगा है, तो पहला तो हमने कट कर दिया। अब चीन, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान बचता है। चलिए अब देखिए, चीन के साथ तो यह सीमा बनाता है, यह चीन है इसके साथ सीमा बनाता है, तो चीन तो सही हो गया। फिर बचता है उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। फिर चलिए देखते हैं। अब आप देखिए कि यह उज्बेकिस्तान है और उज्बेकिस्तान का विस्तार यहां तक है और ये किर्गिस्तान है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उज्बेकिस्तान तो है। चलिए ठीक है, उज्बेकिस्तान को हम ले लेते हैं। तो चीन और उज्बेकिस्तान हमें मिल गए हैं। अब क्या तुर्कमेनिस्तान भी हमें मिलता है? तो तुर्कमेनिस्तान देखिए यहां पर है। तुर्कमेनिस्तान से जब हम किर्गिस्तान की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में देखिए उज्बेकिस्तान और यहां पर अफगानिस्तान आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि तुर्कमेनिस्तान जो है आगे नहीं जा रहा है। अगर वह आगे नहीं पहुंच पाएगा तो किर्गिस्तान तक वह नहीं पहुंच पाएगा, तो सीमा नहीं साझा करेंगे। तो 2 ही हमें मिलते हैं, तुर्कमेनिस्तान भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो गया? चीन और उज्बेकिस्तान। जो विकल्प है उसके आधार पर किर्गिस्तान के पड़ोसी देश हैं, तो सही उत्तर क्या हो गया? कितने हो गए? चीन और उज्बेकिस्तान का मतलब 2 और 3, यानी कि सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब यह सवाल है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को लागू करने, यानी कि जो लागू हुआ था उसको 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उससे संबंधित है। अब यहां पे आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया की कुछ भौगोलिक इकाई और उसकी विशेषताओं को देखते हुए कि इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है।
सही नहीं मतलब कौन सा युग गलत है। चलिए देखते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय प्रांत। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित एक खाड़ी। और उसके बाद डी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्रांत। अब इसमें से 3 सही है और 1 गलत है। चलिए देखते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और यह देखिए अपने आप में यह जो स्टेटमेंट है उसको साबित करता हुआ दिखाई देता है कि यह दुनिया की ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय प्रांत। अब देखिए यहां पर है तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय प्रांत भी है, यह बात भी सही साबित होती है। फिर उसके बाद तीसरा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित एक खाड़ी है। अब ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में देखते हैं तो यहां पे हमें ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहीं नहीं दिखती है, लेकिन नीचे आइए दक्षिण में तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट दिखाई देती है। बाइट क्या है देखिए, एक होता है क्रीक, एक होता है गल्फ, एक होता है बे, एक होता है बाइट। तो जब धरती का क्षेत्र 2 तरफ का ऐसा आपस में नजदीक होता है कि अंदर की तरफ सागर का पानी आता हुआ दिखाई देता है और बहुत ही सकरा हुआ क्षेत्र होता है, तो उसको बोलते हैं क्रीक। और वह जब क्षेत्र थोड़ी सी और विस्तार प्राप्त करता है तो गल्फ, फिर और ज्यादा विस्तार प्राप्त करता है तो बे, और ज्यादा विस्तार प्राप्त करता है तो बाइट। अब देखिए यह कितना विस्तार प्राप्त कर रहा है कि इतना विस्तार में है और यह जो समुद्र का पानी अंदर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका विस्तार देखिए तो बहुत बड़ा है, सकरा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह दक्षिण में होगा। यह बात साफ साफ दिखाई देती है, उत्तर में इस तरह का नहीं है, आकार ऐसा दक्षिण में ही मिलता है। तो हमारा जो स्टेटमेंट था यह कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित एक खाड़ी है, दरअसल ये उत्तर में नहीं है, यह दक्षिण में ही है और खाड़ी ही है एक प्रकार की, बस जो मैंने नाम बताया और उसमें जो अंतर बताया वह स्पष्ट है। अब देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्रांत है। अब ये क्या सही है, ये तो हमें पता चल गया, ये गलत है। क्या चौथा वाला गलत है? देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, अब यह जो है सबसे बड़ा प्रांत है, इतना बड़ा, और बाकी का देखिए इतना है, इतना है, इतना है और इतना है, और सबसे बड़ा आप देखिए वो अलग सा दिख रहा है। तो यहां पे क्या हो गया कि यह भी स्टेटमेंट सही हो गया, यानी कि यह जो जोड़ी है सही हो गई। जो सही नहीं हुई वही तो हमारा उत्तर है, क्योंकि सवाल ये था कि गलत क्या है, तो गलत है सी, तो सही उत्तर हो गया सी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर जो है वह 2016 में पूछा जा चुका है। सवाल बहुत आसान है, इसका जवाब भी आपको आता होगा, इस पर हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया, और दूसरा है इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। ये बात तो ठीक है, सवाल हमने पहले इसको देखा है। जवाब को चलिए फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया, तो यह बात बिल्कुल सही है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। अब यहाँ पे एक बात आती है दूसरी, इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं। कितने देश हैं अभी वर्तमान में? शायद 193 के आसपास। और यहाँ पे इस गठबंधन में, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में कुल जो सदस्य देश हैं 116 ऐसे देश हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं इसके गठबंधन में शामिल होने के लिए। लेकिन 116 में से जो केंद्रीय विधायिका से, उन देशों की केंद्रीय विधायिका से जिनको जिनको अनुमोदन मिला है, उनकी संख्या कितनी है? तो वह 94 के आसपास है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि केवल एक। तो हमारा उत्तर यहां मिल चुका है। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न आपके सामने हैं, ये सारे देश हैं जो उसमें मौजूद हैं लिस्ट में, सोलर अलायंस में। अभ्यास प्रश्न है, ईस्टर द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह द्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर उसके बाद है पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। आपको क्या बताना है? उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यहां पर यह प्रोग्राम समाप्त होता है, लेकिन इस सवाल का जवाब एक बार आप दोबारा से पढ़ के, अच्छे से पढ़ के जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं यानी कि कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।